समझो हाइड्रो, इधर देखो, अब जोमेटो स्विगी में चले नहीं मत जाना, समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं तो एक तो इनऑर्गेनिक, एक तो केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल, उसमें इनऑर्गेनिक टफ, तो अगर रियल एग्जांपल नहीं होगा तो ये सब बोरिंग हो जाएगा चैप्टर, एकदम एंथ्रोपोलॉजी टाइप का हो जाएगा सब्जेक्ट। देखो इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ने आपस में ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये शेयर कर लिया। आपको भी पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना H और Cl, और हम लोग देखो ऑनेस्टी से तुम्हारे पेरेंट यही सोच रहे होंगे कि दोनों ने इक्वल शेयर किया तो इक्वल डिवीजन होगा, तुम्हारे पेरेंट तो यही ना सोच रहे होंगे कि दोनों ने इक्वल शेयर किया तो इक्वल डिवीजन होगा। प्रैक्टिकली क्या होगा, आपको भी पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, इसका मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यही जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का जो टेंडेंसी है ना, फ्रॉम कहाँ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखना डेफिनेशन इसका, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, tendency to attract shared pair of electron toward itself, shared pair of electron toward itself is called electronegativity, is called electronegativity। बस उसमें एग्जाम्पल ये बना देना, HCl बना देना कि क्लोरीन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये कम। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे शेयरिंग वाले रूम में, वहाँ भी ऐसा ही होता है, एक बच्चा है आराम से रह रहा है, एक बच्चा पूरा रूम फैल गया पूरा, मतलब हॉस्टल को रेंट पे से इक्वल कर रहा है दो बच्चे, एक बच्चा पूरा रूम का क्या है, ऑक्यूपाई कर जा रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हॉस्टल में भी। तो ये अपने तरफ जो खींचने का जो है ना कैपेबिलिटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। साइज सही आंसर है, पहला लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अभी तक देखो टोटल 4 ही हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम क्या करो, दोनों को 2 टीम में बांट दो, 2 टीम में इसको बांट दो, जो इसका पैटर्न होगा, ये तीनों का पैटर्न सेम होगा, जो आयोनाइजेशन का पैटर्न होगा वही किसका होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वही किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेडियस का इससे सीधे रिवर्स होगा। जैसे छोटा एग्जांपल देखो, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, Z इफेक्टिव का, और रेडियस क्या था, इन्वर्सली। ये तीनों साइज के इन्वर्सली होते हैं, और ये रेडियस तो पता ही है n का, ये डायरेक्टली हो जाएगा। या ऐसे समझो कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, ये कम होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, ये बढ़ता है। और अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, और ये क्या होता है। तो ये इसलिए इसको हम अलग अलग टीम में अलग से डिवाइड कर दिए, मतलब ये समझने के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में तो आ ही रहे, बस हल्का सा आपको ये ध्यान में रखना कि तीनों का पैटर्न सेम होता है और रेडियस का उसके अपोजिट में होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, मतलब जिसका Z इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो न्यूक्लियस के अंदर में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और ये जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। वही कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। क्लियर है।
इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब लिथियम से इधर की तरफ बढ़े फ्लोरीन की तरफ, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, ये बढ़ेगा। क्लियर है। जैसे पॉलिंग स्केल से अगर हम बात करते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये बढ़ता जाएगा, यस और नो। और पॉलिंग स्केल से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे अब तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसकी वैल्यू क्या होता है 1, इसमें क्या करो 0.5 का AP लगा दो। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 1 है, 0.5 का इंक्रीमेंट करा दो तो बेरिलियम कितना हो जाएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 3। ये समझ में आया जो समझाना चाह रहे थे। इसको लिखो जेड इफेक्टिव वाला पोर्शन। लिख ली इसको। तो ये जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज। साइज एटम का जितना स्मॉल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, तो अपने तरफ क्या करेगा, उसको विड्रॉ करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग टॉप टू बॉटम बात करें या डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। ये पढ़े होगे कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, रीजन साइज बढ़ेगा। तो अगर हम कंपेयर करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, लिथियम, इस तरीके से ऑर्डर में जाएगा। अगर हम लोग बात करें बेरिलियम फैमिली का, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड हेलोजेंस में आ जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ये डिक्रीज करता जाएगा, रीजन साइज यहाँ पर बढ़ेगा। थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन भी है, जैसे गैलियम में, एल्यूमिनियम में, थैलियम में, इंडियम में कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना, ये नहीं कि रटने वाला एक्सप्लेनेशन नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं। ये साइज वाली चीज़ें क्लियर है ना, कि ये साइज पे डिपेंड करता है। मान लो कोई एक एटम है जो इतना ही है, कोई एक एटम है जो छोटा एटम है, तो बाहर में जो अगर होगा ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा उसको। और किसको सर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, साइज को कि जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसको ना, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है साइज पर। ये वाला पोर्शन क्लियर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अच्छा ये बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्क्रीनिंग पावर पर कैसे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
इनडायरेक्टली ये भी क्या होगा, इनडायरेक्टली मतलब जो स्क्रीनिंग पावर है उसके ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि जिसका पुअर स्क्रीनिंग रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग पावर विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अभी हम आपको बताएं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये घटता है। और बोरोन फैमिली में अलग कहानी है, ये 2 होता है, ये 1.5 होता है, ये 1.7 होता है, ये 1.8 होता है और ये 1.9 होता है। जो पढ़े सब उल्टा हो गया। डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े जगह पे चेंजेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p1। गैलियम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d10 एंड 4p1। यहाँ पे d ऑर्बिटल आ गया, इसका क्या हो जाएगा, पुअर स्क्रीनिंग होगा। पुअर स्क्रीनिंग होगा मतलब प्रोटेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका बढ़ जाएगा, गैलियम का। तो क्या गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा है किससे, बोलो, रीजन पुअर स्क्रीनिंग, याद रहेगा। तो एसर्शन रीजन वाले में ऐसा वर्ड आ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम। ट्रू है कि फॉल्स है, गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। और रीजन लिख सकता है कि स्क्रीनिंग पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो डी ऑर्बिटल में, तो रीजन क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। और इस साल तुमको एसर्शन रीजन पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा। इस साल गलती की है ना, तो उसका रीजन है उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम किए हो। जैसे नॉर्मल न्यूमेरिकल है, इस तरीके का कन्वर्जन है, तो प्रैक्टिस किए हो। एसर्शन रीजन का कोई ऐसा बच्चा बताओ कि सर हम सालों भर प्रैक्टिस किए, और एग्जाम से एक सप्ताह पहले प्रैक्टिस करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए स्टार्टिंग से ही करना है, ज़्यादा नहीं। हर चैप्टर में 5-10 एसर्शन रीजन कर लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा कि सही है कि गलत है, उसको एक्सप्लेन सही से कर रहा है या एक्सप्लेनेशन गलत है उसको, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग कह सकते हैं। ये वाला यहाँ पर क्लियर है। थोड़ा सा इंडियम थैलियम के बारे में भी डिस्कस कर दे रहे हैं। इंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p1। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f14 6p1। इसका पुअर होता है कि पुअरेस्ट होता है, तो सबसे पुअर उसका हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देख रहे हो, सबसे मैक्सिमम है। बेरिलियम के बाद सबसे ज्यादा किसका है, थैलियम का। रीजन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में मैक्सिमम किसका है, तो क्या कहेंगे, थैलियम का। रीजन पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोर्ड पे है ध्यान, क्या कह रहे हैं यहां पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। नहीं, फुली फील्ड से तो कोई मतलब नहीं, फुली फील्ड से मतलब नहीं। स्क्रीन का मतलब है प्रोटेक्ट करना। हाँ 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 हाँ। वो तो ठीक है,
यहाँ पे डी का पुअर स्क्रीनिंग है, तो ये क्या करेगा, ये इसको स्क्रीन नहीं करेगा। मान लो कि ऐसा कि अगर कोई सेलिब्रिटी है और वो बाउंसर लेकर के नहीं घूमे, तो पब्लिक क्या होगा, उसके पास आते रहेगा। कभी भी देखो ना, इसी तरीके से कोई भी सेलिब्रिटी है तो वो अपनी सिक्योरिटी या बाउंसर लेके क्यों चलता है, स्क्रीनिंग के लिए। किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए। अब उसमें स्क्रीनिंग के लिए एक रखना है, मान लो कि किसी इधर से रख लिए, बंगाल से रख लिए इधर आदमी लोगों को, और इधर रख लिए दिल्ली साइड के गुज्जर उज्जर को, जाट है ना, 6-6.5 फीट के लोगों को एज ए बाउंसर, तो कौन ज़्यादा स्क्रीन करेगा? हाँ नहीं, बाउंसर एक बांग्लादेश का बाउंसर है और एक उधर का बाउंसर है, दिल्ली एनसीआर का जो जाट लोग देखना, मैक्सिमम बाउंसर जाट लोग ही है, तो कौन ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा? हाँ चल, तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसके बैठो बैठो, इसकी पुअर स्क्रीनिंग है, तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। और इसका क्या है, सबसे पुअर है, तो ये और अंदर आ जाएगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक खींचेगा। तो ये थोड़े से चेंजेस आते हैं, यही सब चीज़ें पढ़ोगे तुम बोरॉन फैमिली में। सबसे परेशान करने वाला ये कैरेक्टरिस्टिक है बोरॉन फैमिली का। साइज में भी दिक्कत है, इसमें आयोनाइजेशन में भी दिक्कत है, और बाकी में इतना दिक्कत नहीं है। जाकर के देखना, जब पढ़ोगे ना पी ब्लॉक, सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, ये पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, तो ये बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसके ये सब पूरा सब उल्टा पुल्टा है। जो हम लोग पढ़ के जाते हैं कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, यहाँ मैच नहीं करता है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किए, तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए चीज़। तो ये स्क्रीनिंग पावर वाली चीज़ें याद रहेगा, लिख लिए इसको। फोर्थ पॉइंट पर हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, एस कैरेक्टर। बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, और तुम लोग समझ जाओगे, बहुत हाई फाई हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज की जरूरत नहीं है, और इतना हाइब्रिडाइजेशन हर बच्चे को पता है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो एक सिंपल सा हम लोग इस तरीके से लेते हैं, sp3, sp2 और sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स किया, तो s ऑर्बिटल का यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा, s कैरेक्टर मतलब परसेंटेज, s कितना है 1, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, इनटू क्या करोगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ s ऑर्बिटल कितना है 1, टोटल कितना ऑर्बिटल्स हैं, इनटू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो sp3 से sp2 जा रहे हैं, तो s कैरेक्टर क्या हो रहा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। यहाँ पर s ऑर्बिटल एक है, टोटल ऑर्बिटल्स क्या हो गए 2, एक s और एक p इंटू 100, तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50% होगा, तो ये 50% है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, sp का ज़्यादा होगा, फिर sp3। ये इसलिए क्योंकि देखो s कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा वो न्यूक्लियस के उतना ही क्या रहेगा पास में, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा उतना ही ज़्यादा विड्रॉ करेगा। अगर हम कार्बन एटम के लिए बात करें, तो अगर sp3 में है, sp2 में है और sp में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका सबसे कम होगा, sp3 का, और अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल ये होता है 2.5। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, कितना होता है 2.5। sp2 में आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा उसका बढ़ेगा, और ये क्या होता है 2.75, ये क्या होता है
3.25। ये वैल्यू काम आएगा किस में? ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद आएगा, काम आएगा। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? और sp कार्बन का क्या हो गया? 3.25। ठीक है। फिर तुमको पता है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता। और चीता तुम्हारे पीछे दौड़ जाए तो ये कार्बन का कम होना चाहिए, लेकिन कार्बन का क्या हो गया? ये ज़्यादा हो गया। क्या कहीं डाउट है? कुछ पूछो, हमसे पूछो। ये वैल्यू कहाँ से आया? कहाँ से आया ये पूछ रहे हो? ये वैल्यू आया पॉलिंग स्केल में बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला बहुत आसान है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इक्वल टू रूट अंडर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बी, फिर माइनस जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं इसको। और दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए इसको छोड़ दो। कहाँ से आया इसको छोड़ दो। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है और ये वैल्यू होता है। इवन वैल्यू की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये भी तुमको बता रहे हैं। तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये होता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होता है। नोट करके लिखो, नोट करके लिखना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp कार्बन is more than, electronegativity of sp carbon is more than sp3 नाइट्रोजन। sp3 नाइट्रोजन, बाकी के किसी कॉम्बिनेशन में कार्बन उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तो ठीक है कि अगर sp कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे ज़्यादा है? sp3 नाइट्रोजन से, लेकिन बाकी का कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन बड़ा है। मान लो अगर सर अगर sp कार्बन और sp2 नाइट्रोजन में कंपेयर कर दे तो अब नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है जब कार्बन उससे बड़ा होगा, बाकी रेस्ट कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन बड़ा होगा। याद रहेगा, लिख भी सकते हो, इन रेस्ट कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर। इन रेस्ट कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर। एक ही इकलौता है जहां पर sp कार्बन बढ़ जाता है किससे? sp3 नाइट्रोजन से। नाउ एसिटाइलिन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि अमोनिया में नाइट्रोजन? एसिटाइलिन भूल गए ना, ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन वर्सेस NH3 कौन ज़्यादा? इसलिए देखो पढ़े भी होगे तुम लोग कि एसिटाइलिन ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एसिडिक नेचर का होता है। जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका नेचर क्या होता है? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, HCl, HBr, HI, तो ये भी एसिडिक नेचर का होता है। जो कि कार्बन के बारे में पढ़ोगे कि कार्बन एसिडिक नहीं होता है एक्सेप्ट एसिटाइलिन। हाइड्रोकार्बन में भी ये चीज़ें पढ़ो, भी टर्मिनल के बारे में आता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम यही सिखाना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो S कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। S कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ये ज़्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल। तो एक मुलिकन स्केल होता है, पॉलिंग स्केल होता है, एक अल्फ्रेड स्केल होता है, जिसमें हम लोग के सिलेबस में बस इन्हीं दोनों का नाम मेंशन है, मुलिकन का और पॉलिंग का। तो मुलिकन स्केल में अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करें तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। मीन्स अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है कि एग्जाम में इसकी वैल्यू दे दे और आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करना, कर सकते हो। पॉलिंग्स स्केल में थोड़ा खतरनाक होता है, ये बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में लेके जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी बी बी -2.08 इंटू मल्टीप्लाई करके करते हैं, और ये इसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोग के। कभी आज तक 30-35 साल के नीट के सिलेबस में नहीं पूछा ये ध्यान में रखना। तो पॉलिंग स्केल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका जब हम लोग रिलेशन इससे करते हैं मुलिकन स्केल से, तो पॉलिंग स्केल किसके बराबर होता है? पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू क्या होगा? मुलिकन स्केल बाई 2.8। पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू मुलिकन स्केल बाई 2.8। ये थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा याद रखना, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिखना, if electronegativity of nitrogen in Mulliken scale is, if electronegativity of nitrogen in Mulliken scale is 8.4, then its electronegativity in Pauling scale will be, then its electronegativity in Pauling scale will be 3 ही बताएं थोड़ी देर पहले, कितना हो जाएगा इसका? 8.4 बाई 2.8 कितना आ रहा? ये 3। तो ये स्केल है, यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा यूज करते हैं? पॉलिंग स्केल। साथ साथ में लिखते चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस। बोरोन फैमिली तो पूरा लिख ही दिए थे सारा, है ना? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिखो लिखो। पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब हम लोग कुछ लिखाएंगे, इनमें से आपको याद भी रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से बन जाता है, तो इसके वैल्यू अगर याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ लिथियम? ये 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और ये क्या होता है? 4। अब सुनो, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कह रहे हैं कि इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा? तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल का क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम इज फ्लोरीन। सोडियम 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। ये 0.7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। रुबिडियम जो होता है 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में इधर सबसे कम होता है और नीचे आते हैं तो और कम होता है। तो सबसे लीस्ट किसका होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इज सी। हाँ, सेम दिख रहा है, क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.7 है, तो हो सकता है कि 0.71 हो, 0.72 हो, इस तरीके से।
अब जैसे 0.9 सर सेम है नहीं, ये स्लाइटली ग्रेटर होगा, स्लाइटली लेस देन होगा। बहुत जगह 2.85 भी लिखा है ब्रोमीन का, हम लोग 2.8 लेके चलते हैं। और क्लोरीन का बहुत जगह पे 3 लिखा हुआ है, 3.16 लेके चलते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट है। और इसमें एक और ऐड करना पड़ता है, हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 2.1। ये याद हो जाएगा। हाँ देखो फर्स्ट लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फर्स्ट लाइन में दिक्कत नहीं है। अब ये सब कम से कम इतना नहीं याद हो तो ये वाला याद होना चाहिए, है ना। ये इसमें आसान ही है, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, सब इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ये पूछ दें कि कल शुभमन गिल कितना मारा था, फटफट बताए होगे एकदम, है ना, भले मैच नहीं देखे होगे क्या, तो लेकिन इसको भी याद रखना पड़ेगा ना, वो गिल काम नहीं आएगा, यही पॉलिंग काम आएगा। कौन काम आएगा? पॉलिंग। अगले साल तुम फिर भूल जाना है सब। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टेबल है पॉलिंग स्केल से, नीचे नोट करके लिख लेना। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम किनका है? एस ब्लॉक का, सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक का, और ट्रांजिशन मेटल का होता है इन बिटवीन 1.3 से 2। तो लिखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर इन बिटवीन 1.3 to 2। 1.3 से लेकर के 2 के बीच में होता है, मतलब इनसे से क्या हो गया ज़्यादा और उनसे कम हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में और कोई दिक्कत? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या क्या हो सकता है बोलो? अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और जो जितना स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ये उतना ही ज़्यादा है। अगर इस पेंसिल को तोड़ना है और ये एक आयरन का एक रॉड हो जाए, तो आयरन रॉड क्या है? स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने में क्या लगेगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रांग है उसको तोड़ने में क्या लगेगा? ज़्यादा एनर्जी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? तो अगर हम आपसे पूछे कि HF है, HCl है, HBr है और HI है, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा? समझ में आया कुछ? यहाँ पे तुम बुद्धि लगाओगे सर साइज बढ़ रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। चलो, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है। कौन सा स्ट्रांग होगा? समझ में आया क्या सिखाना चाह रहे हैं? और जिसका बॉन्ड कमजोर है वो पहले ही टूटेगा। और पूरे ऑर्गेनिक में तो यही करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एप्लीकेशन जितना सीख जाओगे केमिस्ट्री उतना ही आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली चीजें क्लियर है? बहुत जगह पे ऐसा भी मिलेगा कि C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड O है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? C डबल बॉन्ड O। यही सब चीज सीखोगे टॉटोमेरिज्म में, है ना, वहां पर काम आएगा। तो ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना उसको खींचेगा अपनी तरफ और उतना ही स्ट्रांग क्या होगा? ये बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लिख लो,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि एनर्जी और स्ट्रेंथ और लेंथ में क्या होता है, इनवर्सली। इधर देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है और x इसका बॉन्ड लेंथ है। ये कार्बन और ये इसका क्या है, बॉन्ड लेंथ है, और ये क्या है, ये y है। तो यहां पर ये बताओ कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। कुछ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, रीजन इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, 2.75, ये 2.5। तो ये ऑर्डर याद रखना है कि इस पर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है यहाँ पर, याद रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मान लो कि अगर बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, अगर ये स्ट्रांग कब होगा, जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। तो अगर ये ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसलिए ओवरलैपिंग, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली चीज़ें याद रखना। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा, और उतना ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ये कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इसमें लास्ट लाइन लिखना, electronegativity is directly proportional to ionic character, sorry, electronegativity difference is directly proportional to ionic character। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इस पॉइंट को समझो, डेल्टा ई एन कह रहे हैं, डेल्टा ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। एक फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन स्क्वायर, और डेल्टा ई एन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ई एन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि NaCl है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9, इसका 3.16, डिफरेंस कितना का हुआ, 2.26। क्लियर है। अगर यही चीज़ हम पूछें NaF तो 0.9, ये 4 है, डिफरेंस कितना का है, किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका एप्लीकेशन समझ में आया। अब मॉलिक्यूल रटोगे कि ये इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, रट नहीं पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, और आयनिक जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसके बॉन्ड होते हैं। ये कर लोगे। नोट करके एक लाइन और लिखना, नोट करके लिखना, इफ डेल्टा ई एन is more than equal to 7, if delta En is greater than or equal to 1.7,
then compound will have more ionic character. ऐसे कंपाउंड के पास में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आप लोग पढ़े हो गए ना कि ह्यूमन बीइंग में भी मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर दोनों होते हैं, यस और नो। अगर मान लो कि मेल कैरेक्टर डोमिनेट कर जाए किसी फीमेल में तो क्या होगा, मेल जैसा आवाज हो जाएगा, दाढ़ी मूछें आने लगेंगी। अगर किसी मेल में फीमेल कैरेक्टर डोमिनेट कर जाए तो दाढ़ी मूछें उसकी नहीं आएंगी, है ना। तो इस तरीके से आवाज क्या हो जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो 100% आयनिक है या 100% कोवेलेंट है, उनके कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। और कह रहे हैं कि अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होगा, आयनिक होगा, ज्यादा होगा। अब देखो इस चीज को समझाते हैं। तुम लोग पढ़े होगे कि AlCl3 जो है ये क्या है, और AlF3, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.5, इसका क्या है 3.16, डिफरेंस कितना हो गया 1.66। तो AlCl3 को आयनिक मानते हैं कि कोवेलेंट मानते हैं, ये कोवेलेंट है क्योंकि देखो इसका कट ऑफ मार्क्स कितना था 1.7, ये बेचारा फेल कर गया कितना से 0.04। AlF3 में क्या है, ये 1.5, ये क्या है 4 है, डिफरेंस कितना हो गया 2.5, दैट्स वाई दिस वन इज आयनिक। अब रटोगे बैठ के, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बस रट लेना, बाकी बहुत सारा काम हो जाएगा, बॉन्डिंग विंडिंग सबका। तो वो आयनिक हो जाएगा और AlCl3 कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी वाली चीज़ें अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, बायो का पैकेज मिल गया होगा आप लोग को, क्वेश्चन बनाना इसका स्टार्ट कर दो। तो जहाँ पे दिक्कत लगेगा फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी 1-2 क्लास अगला क्लास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2 क्लास प्रैक्टिस कराएंगे। सिर्फ क्वेश्चन बनाना होगा सभी बच्चों को।